या बातचीत कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि उपरोक्त अनुसार तो ये बहुत जरूरी है कि हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएं। क्यों? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि यदि हम ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, जैसे 1 रुपए की मौलिकता को भी यदि पूरा नहीं समझ पाते हैं तो 2 रुपए का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम 1 रुपए को 90 पैसे के बराबर मानते हैं, इसका मतलब है कि हम 2 रुपए को 1 रुपए 80 पैसे के बराबर मानेंगे, है ना। इसलिए उसका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो अपना भी, अब ये तो अपने से कैसे जुड़ता है कि यदि हमने अपने को पहले ही समझदार मान रखा है ना। मुख्य बात यह है यहाँ पर अपना ठीक ठीक मूल्यांकन करने की क्यों जरूरत है कि अधिकतर लोगों से जब मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि उनको ये लगता है कि भैया वो तो सब समझते ही हैं और समझदार हैं इसीलिए ज्यादा परेशान हैं। तो यदि मैं अपने को समझदार मानता हूं और परेशानी का कारण समझदारी ही मानता हूं, तब तो हमें समझने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब अपना ठीक मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझदारी का प्रमाण तो सुखपूर्वक जीने में है, स्वयं के सुखी होने में है, दूसरों को सुखी करने के अर्थ में है। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि अपना मूल्यांकन हमें ठीक करने की जरूरत है ना। तो यदि हम अपना मूल्यांकन ठीक कर पाएंगे और उसका जो तरीका है ना, उसको जो करने का तरीका है वो हमारे आचरण से ही सही मूल्यांकन हो पाता है। तो आचरण को ध्यान में देने की जरूरत है। तो सारे के सारे ज्ञान का, समझदारी का प्रमाण उसके आचरण से है। यहाँ पर इस बात को फोकस किया है कि स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। एक मेरे ऊपर ये भी किसी ने सजेशन दिया था कि आप बहुत तेज गति से चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आराम से बात करें, और आपके यदि बीच में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको बीच में मैं देखता रहूंगा और उसको पर भी अपन बात कर लेंगे। तो अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हो जाता है, और यही ज्ञान अवस्था की विशेषता है, विशिष्टता है ना, कि वो अपना मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ भी है और इसके आगे विकास के लिए इसकी आवश्यकता भी है। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है ना। तो क्या कह रहे हैं कि पूरे व्यापक में ही सारी इकाइयां एक एक हैं और उनको वर्गीकरण विधि से अध्ययन, क्योंकि हम एक एक, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि पानी का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर पूरा पानी धरती में कहीं भी है तो धरती पर ही क्यों, चांद पर है, मार्स पर है, कहीं भी है, तो पानी का अध्ययन हो जाने से वो हमेशा के लिए हमारे लिए कहीं भी होगा, उसकी हम पहचान कर पाते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको वो H2O का इमेज जो दिखाने की कोशिश की थी, उसकी फिर से चर्चा कर लेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वर्गीकरण विधि से, तो क्या मोटा वर्गीकरण क्या किया, 4 वर्गीकरण किए, है ना, 4 क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन तो इसी को कह रहे हैं, यही 4 अवस्था और 4 पदों में है। पहला क्लासिफिकेशन जिसकी अपन कई बार बात कर चुके हैं, पदार्थ अवस्था। दूसरा वर्गीकरण किया प्राण अवस्था के रूप में, और तीसरा वर्गीकरण किया जीव अवस्था के रूप में, और चौथा वर्गीकरण किया ज्ञान अवस्था के रूप में। तो इन 4 अवस्थाओं में, 4 पदों में, है ना, प्राण पद, भ्रांति पद, है ना, इस तरह से देव पद, दिव्य पद, है ना, इसमें 4 पदों में और 4 अवस्थाओं में अध्ययन किया। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोधगम्य होने की व्यवस्था है। तो क्रिया का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि हर क्रिया में श्रम, गति और परिणाम है। तो विकास क्रम के रूप में भौतिक रासायनिक रचनाएं दिखाई देती हैं। और क्वेश्चन बता दें, है ना, सम्यक भाई, मैं आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बैठ सकते हैं। तो अध्ययन विकास क्रम, विकास के रूप में, जागृति क्रम, जागृति के रूप में। तो विकास, गठनपूर्ण को विकास कह रहे हैं। तो रचनाएं प्राण अवस्था विकास, विकसित जैसी लगती हैं, विकास के लक्षणों के साथ लगती हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो विकास नहीं है। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि चूंकि प्राण अवस्था फिर से पदार्थ अवस्था बन जाती है, तो विकास का मतलब ही होता है कि जब उसके बाद वो पुनः उस स्थिति में वापस नहीं आती। ऐसी घटना गठनपूर्ण परमाणु के साथ ही होती है कि एक बार वो उस गठनपूर्णता को पा जाता है, फिर वापस नहीं आता, इसलिए उसको विकास कहा। और पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था, और प्राण अवस्था से फिर पदार्थ अवस्था के बनने के क्रम को विकास क्रम कहा।
है ना, आवर्तनशील विधि से होता ही रहता है। तो इसी के साथ साथ जब वर्गीकरण विधि से अध्ययन कर रहे हैं तो 4 अवस्थाएं 4 पद में हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। तो किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं? पदार्थ को प्राण से भिन्न क्यों किया? क्योंकि उसके रूप के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। तो पदार्थ में रूप प्रधान है, पेड़ पौधों को गुण प्रधान रूप में पहचानते हैं, पशु पक्षियों को स्वभाव प्रधानता में पहचानते हैं, और मानव का अध्ययन धर्म प्रधानता के आधार पर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मानव धर्म तो सुख धर्मी है मानव, एंड उस आधार पर ही मानव में एक रूपता या मानव जाति एक होने की पहचान होती है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्था चारों पदों में स्पष्ट है। विकास का अध्ययन परम आवश्यक है। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है। तो जीवन का अध्ययन हो रहा है विकसित के रूप में, और जीवन में ही फिर जागृति क्रम और जागृति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, अर्थात अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक। क्योंकि हम इस तरह की जब विकास का अध्ययन करते हैं तो तात्विकता चूंकि आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हमें तर्क की सहायता लेनी पड़ती है ना, समझने के लिए तर्क की सहायता आवश्यक है। यहाँ तर्क की आवश्यकता इसीलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित, अर्थात जो मैं पाना चाहता हूं कि कल्पना पहले से साधक में, है ना, जो साधना कर रहा है, साधक साधना कर रहा है किसी साध्य को पाने के लिए। क्या साध्य है? ईष्ट उसका साध्य। क्या ईष्ट है? सुख, शांति, संतोष, आनंद उसका ईष्ट है। तो इस तरह से हर साधक किसी साध्य को पाने के लिए साधना करता है और उसके लिए अपने साधनों को प्रयोग करता है। और साधन यहाँ पर है ना, साधन क्या है? तन मन धन ही मेरा साधन है। इस तरह से इन सच्चाइयों की तर्क पूर्वक पहले ही कल्पना साधक में स्पष्ट हो जाए, पूर्व अभ्यास के रूप में प्रतिष्ठित करना ही इसका उद्देश्य है। ये जो पैराग्राफ है आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और किसी ने मेरे से पूछा भी था कि भैया अध्ययन प्रक्रिया के बारे में बात होनी चाहिए। ये पूरे अध्ययन प्रक्रिया को या कैसे हम अपने में, है ना, अध्ययन पूर्वक जीने में कैसे ये बात को आता है, इसका डिटेलिंग की गई है। साउंड आ रही है, कुछ साउंड हो रही है, हमिंग साउंड आ रही है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए आवाज ठीक है, तो अभी आएगी थोड़ी देर बाद, है ना। तो सर्वप्रथम, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सर्वप्रथम अध्ययन। द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले अध्ययन की पूरी प्रक्रिया क्या है? पहले सूचना आएगी। तो अध्ययन में कई, है ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समाये हुए हैं। तो पहले सूचना आएगी। द्वितीय सूचना के बाद उसमें तर्क आएगा। तर्क में यदि मुझे वो स्वीकार होती है तो मेरे जीने में उसकी प्रायोरिटी बनती है। तो द्वितीय स्थिति में फिर प्रयोग और अभ्यास। इसलिए ऐसा बार बार कहा जाता है कि हमें अध्ययन करते समय बहुत अधिक प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन माने एक लेवल का तर्क तृप्ति होने की जरूरत है, स्पष्टता आने की जरूरत है। उसकी द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास है। तृतीय स्थिति में, क्योंकि प्रयोग करने से अनुभव और प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। इस तरह विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परम आवश्यक है। सभी मानव में समझदारी की प्यास है ही, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित, है ना, तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययनगम, फलता, अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति। अच्छा, ओ ठीक है, इसको लगाऊं फिर बाद में, क्या जरूरत नहीं है? आवाज ठीक आ रही? बढ़िया। तो वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययनगम, फलता, अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। यही अध्ययन का मतलब है। तो क्या कह रहे हैं कि चूंकि हर मानव समझना चाहता ही है, इसको तर्क संगत विधि से अर्थ बोध सहित स्थिति सत्य, जिसको हम कह रहे हैं व्यापक ही स्थिति सत्य के रूप में, स्थिति पूर्ण के रूप में है। और वस्तुगत सत्य माने कि हर इकाई, जैसे पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, और उसकी कोई वस्तु स्थिति सत्य कि आज की स्थिति क्या है ना, इन सबको बोधगम, अध्ययनगम, फलता, अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। मतलब हर समय रहती ही है, और यही अध्ययन का तात्पर्य है।
मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। तो मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप, तो मानवीयतापूर्ण मानव का क्या मतलब है कि उसमें व्यवस्था के आधार पर हम मानवीयता को पहचान रहे हैं, है ना। तो मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव और राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ, यह समीक्षित हो चुका है। तो ये तो हमें पता लग ही गया है कि पशु मानव और राक्षस मानव, है ना, व्यवस्था पूर्वक नहीं जी पाते हैं। आज की जो हम पूरी मानव जाति में प्रकृति के साथ जो अव्यवस्था को देख रहे हैं और मानव मानव के बीच में संबंधों में जिस अव्यवस्था को देख रहे हैं और मानव में स्वयं में जो पीड़ा है उसमें स्वयं में एक अंतर्द्वंद है, इससे पता लग रहा है कि अमानवीयता में या भ्रमित मानव में या मानवीयता से कम विकसित में व्यवस्था में जीना संभव नहीं हो पाता है। मानव से श्रेष्ठ देव मानव और दिव्य मानव है जो जागृति पूर्ण है, अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है, यह परम आवश्यक है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से, तो अभी कैसे संभव हो गया? क्योंकि हमारे पास एक सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण आने से ये संभव हो गया है कि हम मानवीय व्यवस्था को पहचान पाएं और अनुभव संपन्न व्यक्ति या मानवीय व्यवस्था के मापदंड क्या होते हैं इसको हम पहचानने के योग्य हो गए। ये पता लग रहा है, अब हम भाषाकरण कर पा रहे हैं कि हम बेसिकली हार्मोनी को खोज रहे हैं, परस्पर पूरकता को चाहते हैं। सह अस्तित्व में जीना ही सुखप्रद है और मेरी सुख की निरंतरता इस तरह से अनुभव संपन्न होने से, ज्ञान संपन्न होने से, समझदार बनने से और फिर उस समझदारी को अपने आचरण में व्यक्त कर देने से हम व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं। तो दिव्य मानव का विषय जो है वो परम सत्य रूपी सह अस्तित्व है। सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है। संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। तो सत्ता अर्थात व्यापक है ना, इस शून्य, आकाश, अवकाश, जो भी हम नाम दें, यदि हम वस्तु पहचान गए तो नाम देना अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नामकरण करने का अधिकार मानव के पास है, वस्तु को पैदा करने का अधिकार मानव के पास नहीं है। तो नाम आप देखेंगे, है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी नए नए शब्दों को बोलते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरा बेटा जब छोटा था, सम्यक जो भी यहाँ पर बड़ा हो गया है मेरे साथ है, तो वो मम्मम डेब डेब बोलता था, है ना। अब हमें ही समझ में आता था मम्मम डेब डेब का क्या मतलब है। तो उसका मम्मम का मतलब होता था पानी और डेब डेब का मतलब होता था चावल। तो कहने का मतलब है कि एक बार वस्तु को मैं समझ जाऊं, या जब मैं दो वस्तुओं में डिफ्रेंसिएशन को पहचानता हूं, उनको अलग अलग पहचानता हूं, तो नामकरण करना मानव की मौलिकता है ना। इसीलिए एक ही वस्तु का, उसी पानी का, है ना, जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं और जापानी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ऐसे कई नाम हैं। वस्तु एक बार पहचानने में आ जाए तो सत्ता या व्यापक को हम शून्य के, एक बार समझ में आ जाए किस बात को कह रहे हैं, फिर हम शून्य कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं और भी बहुत सारे नामकरण किए जा सकते हैं। तो सत्ता कैसी चीज है जो सर्वत्र एक जैसी विद्यमान है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता। हम अपने, जब से हमने होश संभाला है, हम देख रहे हैं जो व्यापक स्पेस है हमारे चारों तरफ, इसमें हमें कोई परिवर्तन दिखाई दिया हो, है ना। ऐसा दिखाई देता है कि हर समय सर्वत्र एक जैसा बना रहता है। और संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। तो जड़ चैतन्य प्रकृति का कार्यकलाप अस्तित्व में बना ही रहता है। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है। इसीलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का प्रीरोगेटिव नहीं है कि यहां पर ही दिव्य मानव होंगे, है ना, या भारत में ही होंगे, अमेरिका में नहीं हो सकते, या किसी और धरती पर, ब्रह्मांड में धरती होगी तो वहां नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मूल रूप में जो सत्ता है, जिसमें होने से इकाई क्रियाशील है और प्रेरणा संपन्न है ना, जागृति के लिए, विकास के लिए, इसलिए दिव्य मानव भी अलग अलग स्थानों पर अनेक होने की संभावना बनी हुई है।
सत्ता सर्वत्र एक जैसा भासमान है ना, एक जैसा देखने में आता है, भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सत्ता सर्वत्र एक जैसा बोधगम्य है। इस पृथ्वी पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पृथ्वी पर कहीं भी अर्थात किसी स्थान पर भी स्थित मानव यदि दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है। तो ये जो पहले भी बात आई थी कि मैंने तो तप नहीं किया, है ना, जो रवीश भाई ने पूछा था, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अनुभव में जो भी अनुभव करता है किसी भी स्थान पर स्थित हो, यदि वो दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाता है, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है। और वह, उसका प्रमाण क्या है, अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसी आधार पर सर्व मानव को सर्वत्र सहअस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट होता है। क्योंकि अनुभव में विविधता हो जाए तो फिर वो अनुभव ही नहीं है ना। ज्ञान अवस्था में पाए जाने वाले भ्रमित मानव के मन में चयन और आस्वादन क्रिया, वृत्ति में विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया, प्रियहित लाभ के अर्थ में, ये जो अपनी सुबह चर्चा हुई, और चित्त में चित्रण क्रिया या शरीर मूलक विधि से संपादित होती है, ये कार्यकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मानव में ये जो देव मानव, दिव्य मानव, देव मानव और मानव में, है ना, यहाँ पे बहुत क्लियर हो जा रही है ये बात जो रवीश भाई भी पूछ रहे थे कि इन तीनों में ही आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम प्रवेश माने बुद्धि के कार्यकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। तो जो भ्रमित मानव में सिर्फ मन, वृत्ति और चित्त में चित्रण पक्ष जागृत है, देव मानव, मानव और दिव्य मानव में जो आत्मा और बुद्धि पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। इस अर्थ में सभी क्रियाएं अनुभव मूलक हो पाती हैं। प्रेरणा पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है ही, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर छोटे से छोटा अंश जो है वो निरंतर क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि वो व्यापक में उपलब्ध प्रेरणा को स्वीकार कर रहा है। इसी को प्राणमय कोश के नाम से भी हमने जब सृष्टि दर्शन में पढ़ा था, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्योंकि प्रेरणा, क्या प्रेरणा है भाई इस अंश को? तो जैसे अभी अपन ने देखा था हाइड्रोजन में जो दो अंश हैं, है ना, तो दोनों अंश एक दूसरे के साथ एक निश्चित दूरी में आके एक निश्चित आचरण को देते हैं। इससे पता लगता है कि इनमें व्यवस्था को प्रमाणित करने की प्रेरणा, है ना, बनी ही रहती है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में या व्यापक में या ईश्वर में या परमात्मा में, है ना, या निरपेक्ष ऊर्जा में डूबे भीगे और घिरे हैं या सत्ता में संपृक्त हैं। ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा पाए जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। अब बात आती है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो बोलते हैं, जो स्पर्श करते हैं, इन सारी इंद्रियों से शरीर को तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, मुझे क्या मिलता है? तो ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पाई जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है ना। इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है उसका आस्वादन सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। तो न्यूट्रिशन वाला पक्ष तो शरीर को मिल जाता है, इसमें जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, अर्थात हम जब भोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उसमें कितनी सुंदरता से सजाया गया, इसका जो आस्वादन, उसी सलाद को, है ना, जब हम बहुत अच्छे से प्लेट में सजाते हैं उसी भोजन को, उसमें जो कला पक्ष है ना, और उसके पीछे जो ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन तो शरीर को नहीं होता है, उसका आस्वादन तो सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। और चैतन्य पक्ष के जागृति का जो कारण है उसे संस्कार संज्ञा है। कमेंट्स हैं ऐसे कुछ जिस पे फोकस करना है? नहीं? बढ़िया। तो आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेरी हो तो उसको अपन ले लेंगे। तो अब बात आ रही है भाई चैतन्य पक्ष में जागृति का कारण क्या है? भाई जागृति का जो कारण है उसी को कह रहे हैं संस्कार। क्या चीज है संस्कार? इसकी हम लोग काफी, है ना, इस शब्द को सुनते ही आए हैं, है ना, कि हमें संस्कारित होना है। तो संस्कार का मतलब क्या है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन यहाँ पे संस्कार की दी है। संस्कार क्या है? पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं।
यही मानव का प्रारब्ध है, या प्रमाणित होने के लिए पहले से जो समाधान के अर्थ में प्राप्त है वह संस्कार है। क्योंकि जब संस्कारित होते हैं उसको फिर प्रमाणित करते हैं, तो प्रमाणित होने के लिए समाधान या के रूप में संस्कार होना जरूरी है, अदरवाइज प्रमाणित नहीं हो पाते हैं। अर्थात जैसे फल परिणाम चाहिए वैसे रिजल्ट आते नहीं है, उसको कहेंगे कि हम प्रमाणित नहीं हो पा रहे हैं। समाधान के अर्थ में ज्ञान विज्ञान विवेक ही प्राप्त रहता है। और क्या प्राप्त रहता है? ज्ञान विज्ञान और विवेक। पूर्णता के अर्थ में, और दूसरी संस्कृति की परिभाषा है, पूर्णता के अर्थ में कृतियों को साकार करने में क्रियाकलाप सहित प्रवृत्तियां और समझदारी ही संस्कार है। तो जो पूर्णता के अर्थ में माने व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, समाधान के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, जो भी कृतियां को साकार करने में जो भी क्रियाकलाप और प्रवृत्तियां हैं, इस और जो समझदारी है, इसको संस्कार कह रहे हैं। और उसके ऊपर कह रहे थे जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसको अध्यास या वंशानुक्रम संज्ञा कह रहे हैं, है ना, जो गठन पूर्णता तक या पदार्थ और प्राण अवस्था में पाई जाती है। जो मानव में, चैतन्य में जो संस्कार पाया जाता है वो पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही हैं। पूर्णता के अर्थ में कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित विधि से की गई कृतियां संस्कार है। तो पूर्णता के अर्थ में चाहे हम कायिक रूप में करें, वाचिक रूप में करें, मानसिक रूप में करें, किस तरह से मानव कर्म करता है, कर्म दर्शन में इसकी और डिटेलिंग में चर्चा आती है ना, कि कायिक वाचिक मानसिक और कृत कारित अनुमोदित मैं खुद करता हूं, करवाता हूं या दूसरे करते हैं उसका अनुमोदन करता हूं, सपोर्ट करता हूं। प्रारब्ध का क्या मतलब है भाई? जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उससे जो फल आता है उतना भोग नहीं पाता, और जितना भोगा नहीं जाता वही प्रारब्ध है ना। तो जो प्रारब्ध को का जिसको हम फल के रूप में, कर्म फल सिद्धांत के रूप में भी बात करते हैं, या जो भाग्य के रूप में भी लोग बात करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जो जितना जान पाता है, जैसे हम जान सकते हैं पूरे अस्तित्व को, सह अस्तित्व को, ब्रह्मांड को, है ना, और चाहते क्या है? उससे चाहते हैं कि इस धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाए, उससे पहले मैं समाधानित हो जाऊं, परिवार में समाधान समृद्धि हो जाए, है ना। एक कोई क्वेरी आई है, कला पक्ष को समझाइए, है ना, क्रियाओं को समझाएं। बढ़िया, कृतियां माने कृत्य, है ना। तो कला पक्ष की अभी बात कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। तो जो जितना जान पाता है, तो जानने के लिए मैं पूरा सहस्तित्व, अस्तित्व सहस्तित्व, पूरे अस्तित्व को ही जान पाता हूं, है ना। सूरज को भी जानता हूं, चांद को भी जानता हूं, ऐसे और अनेक ब्रह्मांड हैं, है ना, इसको जान पाता हूं। चाहे कितना पाता हूं? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था इस धरती पर परंपरा स्थापित हो जाए, उसके पहले मेरे परिवार में समाधान समृद्धि हो जाए, उसके मूल में मैं समाधानित हो जाऊं, शिक्षा संस्कार इस तरह की व्यवस्थाएं, है ना, स्वास्थ्य संयम उत्पादन स्थापित हो जाए, तो इतना चाह पाता है। जितना चाह पाता उतना कर नहीं पाता, क्योंकि ये पता लगता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सब कुछ एक व्यक्ति के करने से होने वाला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इससे ये भी पता लगता है कि हम सबको भागीदारी निर्वाह करनी होगी, है ना। तो जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है और उससे जो अच्छे फल परिणाम आते हैं वो उतना भोग नहीं पाता, मतलब स्वयं भी भोगता है और दूसरों के लिए भी भोगने के लिए बची जाता है। जितना भोगा नहीं जाता है, जो शेष रहता है वो सब में बढ़ता ही है ना। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल के रूप में बात कर रहे हैं। इसी का नेगेटिव भी देखने को मिलता है कि जैसे मैं ये कहता ही हूँ, पहले भी हमने चर्चा की है कि हम जो कर्म फल सिद्धांत इतना व्यक्तिगत नहीं है जितना व्यक्तिगत हम माने रहते हैं, है ना। तो कर्म फल सिद्धांत, हम मानव जाति एक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जिन्होंने अच्छाइयाँ की हैं, है ना, चाहे वो मोबाइल को बनाया हो, दूरदर्शन की ईजाद की हो, दूरगमन के साधन बनाए हों, घर बनाने के डिजाइन हो, भोजन के को पहचानने के डिजाइन हो, उन सबको हम पॉजिटिवली भोग ही रहे हैं। और इसी तरह यदि निगेटिव सेंस में देखेंगे तो जैसे अभी जो कोरोना या बहुत सारी ऐसी बीमारियां, या लोग जब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम और आप, हो सकता है कोई तो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती ही कर रहा हो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक वार्मिंग या जो किसी जगह पोल्यूशन है, वातावरण ठीक नहीं है या समाज ठीक नहीं है, तो उन पर या उनके बच्चों को, उनके कृत्यों को भी भोगना पड़ रहा है। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों तरह से प्रारब्ध है ना, कि वर्चुअस साइकिल में जब अच्छाइयाँ सच्चाइयों के साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो एक मानवीय परंपरा होती है जिसमें सभी को अच्छापन प्राप्त होने लगता है। अच्छापन का मतलब एक व्यवस्था का स्वरूप प्राप्त होता है।
तो जो कला की बात कर रहे थे, तो कला क्या है, कहीं ना कहीं उपयोगिता को बढ़ाने के अर्थ में भी कला की बात की है। जैसे हम पेन का मेन काम तो लिखना ही है, लेकिन उसमें जो ढक्कन है ना, और उसमें जो क्लिप लगा देते हैं जिससे कि उसको हम पेन को अपनी जेब में रख सकते हैं, तो एक और उसको सुंदरता भी उसमें ऐड होती है। तो कला, फाइनली यदि कला को और डिटेल में देखेंगे तो सारी कला का अर्थ किसी उपयोगिता को और बनाए रखने के अर्थ में है ना। जैसे एक चेयर बनाते हैं, उसको उसमें कुछ कलाकारी भी करते हैं, है ना। तो वो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सारा की सारी कला जो है, या प्रचार प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं है ना अच्छाइयों को बढ़ाने के अर्थ में और उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के अर्थ में। गठनशील परमाणु अणुबंधन भार बंधन सहित होता है। परमाणु में संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि होने के फलन में परमाणु तत्काल समूह से मुक्त हो जाता है, इसको कह रहे हैं गठनपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को देखेंगे तो गठनशील परमाणु में अणुबंधन और भार बंधन है, और परमाणु में एक लेवल पर जो संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि हो जाती है, इसमें मतलब जो कंपनात्मक गति बढ़ जाती है, तात्विक अर्थों में बात कर रहे हैं, तो तब उस समय वो परमाणु समूह से मुक्त हो जाता है। अभी भी अपन देखें तो जब हम कभी घर वगैरह तोड़ना होता है तो हम वाइब्रेटर चलाते हैं ना, ड्रिल करते हैं, तो यदि हम वाइब्रेशन बढ़ा दें तो वो समूह से बाकी चीजें पृथक होने लगती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी एक परमाणु में किसी क्रम में जो उसमें कंपनात्मक गति अधिक हो जाती है तो वो समूह से मुक्त हो जाता है और गठनपूर्ण होने की स्थिति में और गठनपूर्ण हो जाता है। यही जीवन परमाणु है। जीवन अणुबंधन भार बंधन से मुक्त तथा आशा बंधन से युक्त होना ही गठन पूर्णता का प्रमाण है। अब गठन पूर्ण हो गया, इसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि बहुत मजेदार चीज है गठन, इसको मेंडलीफ की टेबल में भी देखेंगे तो जो गठन पूर्णता है, या जो जिसको नोबेल गैसेस है ना, मेंडलीफ ने नाम दिया उस समूह को। हालांकि मेंडलीफ के टाइम नोबेल गैसेस को नहीं पाया गया, क्योंकि मेंडलीफ को लगता था कि यदि कोई गैसेज है ना, या कोई तत्व सही अर्थों में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा या सही अर्थों में नोबेल हो जाएगा, है ना, तो उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो तो क्रिया शून्य, वो क्रिया करेगा ही नहीं, है ना। और हम किसी चीज को पहचानते हैं क्योंकि वो क्रिया करता है। तो सही अर्थों में देखेंगे तो वो गठनपूर्ण परमाणु है, क्योंकि ये भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन यदि कोई वस्तु है तो वो अपने को व्यक्त करेगा। तो कैसे व्यक्त कर रहा है फिर वो? तो जीवन अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है, लेकिन आशा बंधन से युक्त हो जाता है, और यही गठन पूर्णता का प्रमाण है। वो पशु शरीरों में जीने की आशा के रूप में अपने को व्यक्त कर रहा है, और मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा को व्यक्त कर रहा है ना। तो गठन पूर्णता का प्रमाण स्वप्त स्वतंत्रता अधिकार के रूप में स्पष्ट हो जाता है ना, अर्थात वो स्वयं स्फूर्त है ना, जीने की आशा के रूप में क्रियाशील है, और बाद में सुखपूर्वक जीने की आशा के रूप में क्रियाशील है। अस्तित्व में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तो इसी को गठनपूर्ण परमाणु को जीवन कह रहे हैं। अर्थात जीवन क्रियाएं सदा सदा वर्तमान हैं, अस्तित्व में तीनों बने ही रहते हैं। इनके अंतर संबंधों को पहचानने के क्रम में भौतिक रासायनिक क्रिया से संक्रमित इकाई के रूप में चैतन्य इकाई अर्थात स्वयं को जीवन के रूप में पहचानता है ना। तो ये गठनपूर्ण परमाणु अपने को पहचानता है जीवन के रूप में। इसको पहचान सहित प्रमाणित करने वाला कौन है? तो वो मानव ही है। समूह से अलग होने का फल ही है कि परमाणु अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक विस्तार में कार्य करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसके पहले तो वो अणुबंधन में रहता है, तो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से और अधिक फैलने में उसके लिए स्कोप नहीं रहता है। प्रत्येक जीवन शरीर द्वारा ही आशा अनुरूप उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील है। अब हर जीवन शरीर के द्वारा जो भी उसकी जीने की आशा और सुख की आशा के अनुरूप उपलब्धि चाहता है। क्या मानव क्या उपलब्धि चाहता है? कि उसकी आशा क्या है? सुखी होना चाहता है। तो उसकी उपलब्धि क्या चाहता है? सुखी होना चाहता है। तो तथा इसी हेतु वह अणु समूह से पृथक भी हुआ है या अलग हुआ है। चेतन एवं जड़ का योग, जड़ क्रियाओं में पाए गए क्षोभ का ही परिणाम चेतन अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है। तो जितना जितना
यदि आप देखेंगे तो जो सृष्टि दर्शन में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ अवस्था प्लस श्रम, माने पदार्थ अवस्था लगातार श्रम कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई इकाई ही नहीं है जो श्रम ना करती हो। तो पदार्थ अवस्था लगातार श्रम करने से प्राण अवस्था तक पहुंचता है, प्राण अवस्था लगातार श्रम करता है तो जीव अवस्था पहुंचता है। जीव अवस्था में पशु शरीर और चैतन्य इकाई, और फिर जीव अवस्था में श्रम होता है तो मानव, अब भ्रमित मानव तक पहुंचता है। भ्रमित मानव श्रम करता है ना, तो कुछ अनुसंधान करता है, श्रम से विश्राम की स्थिति को पाता है। इस अर्थ में ही कह रहे हैं कि जो मानव है ना, तो जिसके फल परिणाम चैतन्य अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ भी विकास के लिए कारण है, जिसके फल स्वरूप ही विश्राम की तिरसा है। उपरोक्त संबंध में अर्थात जड़ परमाणु ही विकास के क्रम में संक्रमित होकर चैतन्यता को प्राप्त करता है। चैतन्य में जो कुछ भी अध्यास की रेखाएं हैं वह अपूर्ण है ही। चैतन्य इकाई अग्रिम विकास चाहती है। हर विकसित इकाई, तो ये कह रहे हैं कि देखिए शुरुआत अविकसित भ्रमित से ही होती है। हर विकसित इकाई अविकसित इकाई का परस्पर जागृति के लिए पूरकता के अर्थ में उपयोग करती है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में अपने शक्ति का अंतर्नियोजन आवश्यक है, क्योंकि इकाई के शक्ति के बहिर्गमन होने पर ह्रास अर्थात उसका विकास का उल्टा ह्रास है, मतलब नीचे डाउनफॉल हो जाता है, तथा शक्ति के अंतर्निहित होने पर ही विकास परिलक्षित होता है। जो अपन ने सुबह बात की थी कि किस तरह से मन से वृत्ति की ओर, वृत्ति से चित्त की ओर, चित्त में जो चित्रण है उससे चिंतन की ओर, अर्थात जैसे ही मानव अपने में ये सवाल पूछना शुरू करता है कि यार मैं जो कुछ भी करता हूं, है ना, सुबह से शाम तक सालों साल जो कुछ भी कर रहा हूं, इस सब का आखिरकार प्रयोजन क्या है ना, मैं चाहता क्या हूं, किस लिए हूं, है ना, इस धरती पर जीने का डिजाइन क्या है, ये सब जो प्रयोजन को ढूंढने की बात है ना। जब मैं अपने प्रयोजन को ढूंढता तो फिर शक्तियों का अंतर्निहित होना शुरू होता है। इसी को कह रहे हैं पात्रता विकास। तो अंतर्नियोजन का तात्पर्य जिसको कहा प्रत्यावर्तन या स्व में निरीक्षण, परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना और फिर उन निकाले हुए निष्कर्षों को अभ्यास और व्यवहार में प्रमाणित करना ही है। ओहो, बहुत सारा तो पढ़ के देखना पड़ेगा। रवीश भाई कुछ लिख रहे हैं। बाबा जी ने एक बार किसी वीडियो ऑडियो में, नहीं आ जाओ तो पास में आ जाओ, कहाँ पर, आनंद भाई, रुद्र सिंह, तो यह बात मन में आती कि उन्होंने तो एक कही साधना विधि से तो कहीं नहीं मिला होगा, या साधना या कुछ योगदान अध्ययन में रहा होगा, किस पे मैं देखता हूँ, इसको पूरा कर लेते हैं, है ना। बढ़िया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पैराग्राफ को करते ही मैं एक बार, है ना, उसको देख लेते हैं। तो अंतर्नियोजन का तात्पर्य प्रत्यावर्तन है और बहिर्गमन का तात्पर्य परावर्तन है। अध्यास मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं के अनुकूलता में शारीरिक क्रिया से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको अध्यास कह रहे हैं। तो शरीर की अनुकूलता के लिए, जो शरीर के लिए जो अच्छा लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्वीकृति बनी रहती है ना, इसको अध्यास कह रहे हैं। प्राण अवस्था में अवस्थित रचना रूपी इकाइयां वनस्पति हैं, इसकी बात हो चुकी। प्राण अवस्था किसको कह रहे हैं? इसके मूल में प्राण कोशाएं हैं, है ना, सेल्स हैं। प्राण अवस्था की इकाइयों की संरचना फाइन, यदि रूट में देखेंगे तो पदार्थ से ही बनी हुई है। प्राण कोशाओं की परंपरा बनी रहे, इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए परंपरा बनी रहती है इकाई का, क्योंकि यदि हम एक छोटे से उसमें देखें तो हमें लगता है अरे इकाई तो खत्म हो जा रही है, तो नाश नहीं हो रहा है, परंपरा के रूप में वो बनी ही रहती है। और वैसे भी रचना की विरचना होती है, मूल तत्व तो नाश होता ही नहीं है। इसीलिए कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत, माने जो प्रकृति है वो शाश्वत बनी रहती है, क्योंकि, और इसीलिए भी कहा कि पदार्थ का जो धर्म है अस्तित्व ही धर्म है, यानी कि उसका होना, बना रहना ही उसका धर्म है। तो और परंपरा के रूप में तो प्राण कोशा की परंपरा भी बनी रहती है, इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती हैं। निश्चित प्रयास की रचनाएं किसी एक निश्चित अवधि तक पहुंचती ही हैं, जैसे हम पेड़ पौधों के रूप में देखते हैं। अब इनकी फिर से बीज अवस्था आती है, तो पदार्थ प्राण अवस्था बड़ी होती है, रचना पेड़ बड़ा होता है, उसके बाद वो पुनः बीज बन जाता है। अस्तित्व को बचाए रखने के क्रम में तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी परंपरा को हर पेड़ पौधा बना के रखना चाहता है।
तो अस्तित्व को बचाए रखने के क्रम के प्रयास में ही प्राण अवस्था में बीजों का निर्माण हुआ। और बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि सहित प्राण कोशाएं निहित रहती हैं। फलस्वरूप ही बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि धारित किए हुए प्राण कोशाएं अवस्थित रहते हैं। इसीलिए बीज पुनः उसी प्रकार की संरचना करने में समर्थ होते हैं। इसी को बीज वृक्ष न्याय भी कहते हैं, अर्थात जैसा बीज वैसा वृक्ष और जैसा वृक्ष वैसा बीज। बनस एक मजेदार चीज है इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये अपने को सोचना पड़ेगा कि पहला आदमी कैसे आया होगा इस धरती पर, है ना। तो यदि इसकी जब कल्पना करते हैं तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि पहला आदमी होने के लिए तो किसी न किसी पशु से ही आना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि पहला पशु कैसे हुआ होगा, तो पता लगता है कि वो स्वेदज अंडज और पिंडज संसार से कनेक्टिविटी होगी। फिर ये देखेंगे कि पहला, है ना, सेल स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी, तो पदार्थ से ही बनी होगी। तो इसको देखने पर फिर जब ये पूछने जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, पदार्थ आफ्टर ऑल, है ना, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हर इकाई का यदि आचरण निश्चित ही है तो फिर वो, है ना, पदार्थ अवस्था क्यों प्राण अवस्था में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर जो बेसिक नियम है पूरे अस्तित्व में, ये पहचानने में पड़ेगा कि सारा बेसिक नियम सह अस्तित्व ही मूल नियम है। यानी क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि जब हम और आप ये कहते हैं या मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि अस्तित्व में एक दिशा है ना, या अस्तित्व किसी प्रयोजन के साथ है, पर्पज के साथ है, नियति क्रम के साथ है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के साथ है, तो इसको कैसे देखें। तो ये दिखता है कि इसमें एक निश्चित दिशा बनी हुई है, क्योंकि उसके जब रूट को पहचानने जाते हैं तो पता लगता है कि व्यापक में, है ना, हर इकाई संपृक्त होने की वजह से उसमें जो प्रेरणा है और उस प्रेरणा की दिशा को जब देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि पूर्ण में गर्भित होने की वजह से, पूर्ण मतलब व्यापक या स्थिति पूर्ण है, इसलिए ही सारी इकाई पूर्णता के लिए क्रियाशील है, गतिशील है, विकास की ओर, क्रिया पूर्णता की ओर, आचरण पूर्णता की ओर उसमें एक दिशा दिखाई देती है। तो इसी को कई बार विज्ञान ये भी मानता है और बोलता है कि लगता है कभी कभी पदार्थ गलती कर देता है ना। बाबा से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा बेटा गलती नहीं कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। क्या बात है, पदार्थ भी अनुसंधान कर रहा है, प्राण अवस्था भी अनुसंधानरत है, श्रमरत है, जिससे कि आगे की स्थितियां प्रकट हो सके। इसलिए अस्तित्व में प्रकटन क्रम है, पदार्थ से प्राण अवस्था की ओर, प्राण अवस्था से जीव अवस्था की ओर, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था की ओर, और भ्रमित ज्ञान अवस्था से वो प्रकट अपने को करना चाहता है ना, मानव पद की ओर, मानव पद से देव पद और दिव्य पद की ओर, जहां हर मानव, हर मानवीय समाज जिस तरह से, है ना, समाधान समृद्धि पूर्वक अभय परस्परता में विश्वास के साथ, सहअस्तित्व के साथ जी सके। इस तरह से यदि देखते हैं तो पूरा का पूरा हमें व्यापक का जो प्रधान रोल, है ना, दिखाई देता है। और फिर हम इस ढंग से मध्यस्थ सत्ता, जो केवल, क्योंकि अधिकतर विज्ञान का फोकस सिर्फ प्रकृति की ओर है, तो हम मध्यस्थ सत्ता की भी अपने आप में एक वास्तविकता है, इसलिए उसको वस्तु कहा। और उसमें होने मात्र से किस तरह से हर इकाई में एक दिशा, एक गति, एक, है ना, विकास की, जागृति की गति एक दिखाई देती है, ये समझ में आता है। तो वनस्पतियों में की जातियों की उत्पत्ति का कारण नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रतिक्रिया के भेद से ही है। यह मानव शरीर रचना की निपुणता सूक्ष्म प्राण कोशाओं में प्राण अवस्था की रचनाओं से लेकर ज्ञान अवस्था के शरीर रचना तक संपन्न होती रहती। तो ये जो सेल्स हैं, ये भी पशु जगत में जो सेल हैं, पेड़ पौधों में जो सेल हैं, और मानव की शरीर रचना में जो सेल हैं, इनमें भी निपुणता, कुशलता देखने को मिलती है ना। या जब अपन देखेंगे तो बहुत सारे जो, है ना, स्वेदज संसार दिखाई देता है, तो जो रोबोट प्रोग्राम है ना, मच्छर है, बहुत सारा कैसे गंध के आधार पर पूरा नियंत्रित रहता है, तो बहुत सारी रोबोटिक डिजाइन इसमें अपने को दिखाई देगी। तो इसमें भी बहुत सूक्ष्म रूप में उत्तरोत्तर, है ना, विकास हो रहा है, विकास क्रम में, है ना, या बहुत सारी निपुणता, कुशलता उसमें दिखाई देती है। प्राण कोशाएं अपने स्वरूप में समान होती हैं तथा रचना विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। साथ ही प्राण अवस्था की रचना में कुशलता के जितने भी वर्ग हैं, उससे अधिक, जो मैंने अभी कहा, उससे अधिक जीव अवस्था में, और इससे अधिक कुशलता, है ना, ज्ञान अवस्था के शरीर में देखने को मिलती है। क्योंकि शरीर रचना में जो मौलिक विकास हुआ है, उतने ही पक्ष की स्पष्टता इन रचना विधियों में समाविष्ट हो चुकी है। सर्वोच्च विकसित रचना मानव शरीर में मेधस ही है, अर्थात ब्रेन ही है। समृद्धि पूर्ण मेधस तंत्र युक्त
मानव शरीर ही है। तो एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत सारे है ना, क्योंकि मैं जब जो प्रेजेंटेशन में ये स्क्रीन लाइव चैट नहीं दिखती है कई बार, बढ़िया। तो एक बार सारे प्रश्नों को, अपने पास बढ़िया समय है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल बाय द वे मैं आपको बता दूं कि साधन भैया का फिर से सेशन रहेगा, और मुझे तो बहुत ही रोमांचित करता है साधन भैया का प्रेजेंटेशन, और मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप उसको जरूर ज्वाइन करें, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों है ना, उसको पहले से भेज दें, हम उन तक पास ऑन कर देंगे। एक बार मैं अब सारे आप लोगों के दिव्य मानव दृष्टि में, रंजना तिवारी जी पूछ रही हैं, दिव्य मानव दृष्टि में न्याय धर्म को कैसे देखेंगे। तो जैसे कि कहा गया, हर श्रेष्ठ में या अधिक गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाये ही रहता है। तो दिव्य मानव दृष्टि प्रधान रूप में सत्य दृष्टि है, लेकिन सत्य दृष्टि में न्याय और धर्म समाया रहता है। अर्थात जो दिव्य मानव है वो संबंधों को पहचानता ही है। न्याय का मतलब है संबंधों को पहचानना, संबंधों में निहित जो मूल्य हैं उनका पालन कर, उनका निर्वाह करना है ना, तो वो उसमें समाया ही रहता है। धर्म अर्थात व्यवस्था के लिए प्रयास, ये समाया ही रहता है। और सत्य में जो है मुख्य चीज के जो सहज तत्व, सहज सच्चाइयां हैं उसको स्पष्ट रहती हैं। दूसरों को उनको कम्युनिकेट करने में प्रमाणित विधि से क्रियाशीलता दिखाई देती है। इस तरह से दिव्य मानव में जो सत्य दृष्टि में न्याय और धर्म विलय रहते हैं, प्रधान रूप में सत्य दृष्टि बनी रहती है। बाबू सिंह नायक, हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं जो इस नित्य नूतन दर्शन को बोध के आगे अनुभव प्रमाण में काफी समय ले रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सवाल है बाबू भाई। और अभी हम जो बोलचाल की भाषा में जिसको हम और आप संस्कार कह रहे हैं, एक्चुअली वो संस्कार नहीं है, बल्कि सही या गलत प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने संस्कार की डेफिनेशन को पढ़ा, तो संस्कार तो सही के अर्थ में स्वीकृतियां ही हैं। तो कोई भी स्वीकृतियां आगे आने वाले अनुभव में सहायक ही होती हैं, वो बोध कराने में और अनुभव में रोड़ा नहीं बन सकती है ना, बाधा नहीं बन सकती। इसका मतलब है जिसको अभी हमने संस्कार माना है और हम ये भी मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बाधक हो रहा है, इस बात को अपने को फिर से अच्छे से जांचना चाहिए। सारे संस्कार हमारे प्रमाणित होने के लिए, बोध करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए सहायक ही हैं। अदरवाइज वो शायद संस्कार नहीं है, कुछ प्रवृत्तियां ठीक ठाक नहीं है। इसको अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा। हाँ, लैपटॉप के फैन का है, आप वहां से बैठ के पता लिए। देखिए आपकी दर्शन क्षमता काफी बढ़िया है कमलेश भाई। रवि भाई लिख रहे हैं, भैया एज जीवन इज अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन बी श्योर दैट इन नेक्स्ट लाइफ दैट मच अंडरस्टैंडिंग रिमेन एंड बी प्रोग्रेस फ्रॉम देयर, बिकॉज इन एवरी लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जीवन भैया स्क्रैच से कहीं कोई शुरुआत नहीं हो रही है। ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि मानव खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। यदि व्यवहारिक ढंग से भी देखें तो मानव जन्म लेते ही माँ पिता भाई बहन, जन्म क्या, जन्म से पहले ही है ना, लोग उससे एक संबंध स्थापित करते हैं। और बल्कि संविधान में भी देखें तो बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बराबर का हकदार हो जाता है। तो इस तरह से कहना कि हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, व्यवहारिक भी नहीं है। और तात्विक रूप में देखेंगे तो उसमें जो प्रवृत्तियां हैं है ना, सही और गलती के अर्थ में जो भी उसकी उस समय की जो समझ बनी है, जिसको संस्कार तो नहीं कहेंगे, प्रवृत्तियां कहेंगे। और यदि पहले संस्कार बन चुके हैं तो उन संस्कारों के साथ ही मानव जन्म हो रहा है ना। स्क्रैच से कोई कार्यक्रम नहीं है और खाली हाथ जाता भी नहीं है। बहुत सारी अपने में समझ को, यदि समझ पैदा हो पाती है, या बहुत सारी समीक्षाओं को करके नई प्रवृत्तियों के साथ ही आदमी जाता है। बिल्कुल शरीर बदलना एक तरह से कार बदलने जैसा है ना। ड्राइवर में तो जो समझ रहती है वो बनी रहती है। अच्छा, सुबह आवाज नहीं थी तो शायद मेरी गोद में रहा होगा। बाई जीवन विल रिपीट एक्टिविटीज बाई टेकिंग बर्थ एवरी टाइम एंड गोइंग थ्रू सेम इवेंट्स। बहुत बढ़िया सवाल है। तो भैया जीवन तो, जैसे सुबह भी चर्चा हुई थी, जीवन तो शरीर लेता है,
जागृत होने के लिए, निरंतर सुख शांति संतोष आनंद की नित्यता को पाने के लिए दिव्य पद तक सारी जर्नी है। गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता की जर्नी है। चूंकि बार बार शरीर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हम जिस स्थिति को पाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और ऐसा भी कहीं पर चर्चा में आया है, किताब में भी आया है कि भैया इस धरती पर जो ये दबाव आ रहा है मानवों का, इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि हम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार यदि सच्चाई को समझ जाएंगे तो फिर बहुत सारी शरीर यात्रा ऐच्छिक हो जाती है ना। तो बिल्कुल ठीक है। तो हम बार बार इसीलिए शरीर लेना पड़ रहा है क्योंकि जहां हम पहुंचना चाहते हैं पहुंच नहीं पा रहे हैं, अर्थात सही सच्चाइयों को समझ नहीं पा रहे हैं, ज्ञान दृष्टा पद में नहीं स्थापित हो पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नितिन भाई लिख रहे हैं, सह अस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। तदावलोकन का मतलब है तत् माने जागृति, जागृति माने ब्रह्म मुक्ति, ब्रह्म मुक्ति का मतलब है सच्चाइयों के बारे में जो जैसा है वैसा समझ पाना, अस्तित्व को, जीवन को, मानवीयतापूर्ण आचरण को, है ना। तो सह अस्तित्व में दृष्टापद प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि तद अवलोकन, मतलब जैसी सच्चाइयां हैं अब मैं वैसी अवलोकन कर पा रहा हूं, वैसा देख पा रहा हूं, इसीलिए इसको दृष्टापद प्रतिष्ठा कहा है कि अब मैं दृष्टापद में आ गया। बढ़िया, आनंद भाई ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया हुआ है। जीवन और शरीर के साथ परंपरा स्थापित हो जाए यही पूर्णता होगी। बिल्कुल ठीक है। हमिंग साउंड अभी भी सम्यक बनी हुई है क्या? है। ओह, तो इसको मैं देखूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे ध्यान देंगे। मुझे लगता है या तो इसको अभी चलेंगे, अभी तो इसको छोड़ देते हैं, 2-5 मिनट ही बचे हैं, बट बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, दशरथ भाई पूछ रहे हैं। दशरथ भाई नमस्कार, प्लीज क्लैरिफाई स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एंड वस्तुगत सत्य। तो देखिए, स्थिति सत्य तो कह रहे हैं जो व्यापक है ना, व्यापक अपने में पूर्ण है। यदि हम कल्पना करेंगे कि देखो ये स्पेस जो है, हम और आप जहां जहां बैठे हैं वहां से हम अपनी कल्पना को दौड़ाएं और फैलाते जाएं कि ये स्पेस, ये जो खाली जगह है, ये कहां तक फैली हुई है, तो हम पाएंगे कि कई दिनों तक, कई घंटों तक भी यदि हम कल्पना करते हुए आगे बढ़ते रहें तो हमें ये समझ में आता है कि ये हमारी कल्पना जहां तक जा रही है उससे भी आगे बना हुआ है ना। तो इसमें समझ में आ रहा है कि स्थिति सत्य तो यही है कि व्यापक में, और ये भी दिखेगा कि इस व्यापक में अनंत इकाइयां समाई हुई हैं, तो सह अस्तित्व ही स्थिति सत्य के रूप में समझ में आता है। फिर वस्तुगत सत्य को समझ लेते हैं। वस्तुगत सत्य क्या है? तो पदार्थ का जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये उस वस्तु का, सोने का, है ना, हीरे का, लोहे का, चांदी का, उसके जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, पेड़ पौधे का, नीम का, गाय का, है ना, बैल का, घोड़े का, तो इनके जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, और मानव का, इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य, है ना। रूप गुण स्वभाव हर वस्तु का, है ना, या व्यापक रूपी वस्तु का, इन सब के जो उसमें पारदर्शिता, पारगामियता, है ना, और व्यापकता है, इस तरह से हम वस्तुगत सत्य को पहचानते हैं। फिर एक तीसरी स्थिति आ रही है जहां वस्तु स्थिति सत्य है। माने आज की स्थिति में जैसे मानव है, तो वस्तु स्थिति क्या है कि अधिकांश मानव भ्रमित स्थिति में पाए जा रहे हैं। समाज की स्थिति को देखेंगे तो पता लगेगा कि अमानवीय व्यवस्था का बोलबाला है। प्राकृतिक स्थिति को देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रदूषण है ना, या हम खनिजों का शोषण कर ले रहे हैं। इस तरह से इसको कह रहे हैं आज की वस्तु स्थिति सत्य। और फिर जहां हमें पहुंचना है उसके लिए आज की वस्तु स्थिति सत्य से या भ्रमित से जागृति की ओर कैसे जाएंगे, अमानवीय व्यवस्था से मानवीय व्यवस्था की ओर गमन कैसे होगा, इस तरह से वस्तु स्थिति सत्य को कह रहे हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। प्रतिभा जी बोल रही है। प्रतिभा जी नमस्कार। सातों संबंधों को कैसे निभाया जाए, न्याय धर्म के साथ आम भाषा में बताएं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो मैंने जैसे सुबह भी कहा था कि संबंध तो साथ ही हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, क्योंकि मानव के बीच में संबंधों को जब कह रहे हैं तो संबंध का मतलब किसी प्रयोजन के अर्थ में संबंध है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जीव चेतना बस
ऐहिक बस संबंध नहीं है, आमुष्मिक अर्थात विकसित चेतना के अर्थ में ही संबंध है। तो क्या संबंध है? तो एक संबंध तो है कि माता पिता का बच्चों के साथ संबंध है ना, गुरु का शिष्य। तो रूट में यदि देखेंगे तो ये देखने में आ रहा है कि हम कैसे समाधान समृद्धि से सफल हो जाएं। कुछ लोग हैं जो सफल हो गए हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको सफल होना है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बीच में कुछ संबंध है जिसमें माता पिता है ना और गुरु शिष्य संबंध। फिर कुछ कुछ परस्परताओं में संबंध है ना, जिसमें भाई बहन मित्र मित्र संबंध है, पति पत्नी संबंध है। और फिर कुछ संबंध है जो व्यवस्था के अर्थ में है, जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर या साथी सहयोगी संबंध है। इस तरह से यदि इसको देखेंगे तो 7 ही संबंध दिखाई देते हैं और इनमें अपेक्षाएं भी निश्चित हैं। इसको डिटेल में आगे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे अपन, तो आगे के अध्यायों में है ही है कि हर संबंध में क्या निहित अपेक्षाएं हैं और उन निश्चित अपेक्षाओं को, क्योंकि हम संबंधों में सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, बस जो सही अपेक्षाएं हैं, जो अस्तित्व सहज अपेक्षाएं हैं, उनको हमें पूरा किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। तो इसको अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। आम भाषा में देखें तो जैसे पति पत्नी संबंध में है ना, बात कर रहे हैं कि 2 शरीर एक मन होकर के जीने की बात है, या माता पिता या बच्चों के साथ जो बात कर रहे हैं, तो माता पिता की है ना इसी अर्थ में पूरकता है कि बच्चे किस तरह से है ना समृद्धि को सार्थक करने लायक या उनमें कुछ इस तरह की स्किल्स आ जाएं, साथ ही साथ उनमें संस्कार उदय हो जाए जिससे संबंधों को पहचान सकें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें और संबंधों में एक दूसरे के साथ पूरक हो जाएं, उपकार कर पाएं। इस अर्थ में वो अपेक्षाएं, और बच्चों को भी यही अपेक्षा है, इस तरह से उनमें पूरकता को देखा जा सकता है। प्रारब्ध की अपनी बात हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव के अर्थ में मैंने कुछ उदाहरण ऑलरेडी दिए है ना, कि कुछ अच्छी चीजें भी हमें एक दूसरे की वजह से मिली हैं, कुछ कुछ गलतियां भी एक दूसरे करते हैं तो हम सब उसको भोगते ही हैं, भोगना ही पड़ता है, हम क्योंकि जुड़े हुए हैं, परस्परता में हैं। रवीश भाई कह रहे हैं बाबा जी ने एक बार किसी वीडियो ऑडियो में सुना था कि यह मेरा प्रारब्ध है जिससे मेरी गति बनी। बिल्कुल ठीक है। नॉट श्योर आई नीड रिकॉल द वीडियो, आई थिंक वन ऑफ द राकेश भैया वीडियो आई हर्ड देम। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो एक कुछ चीजें तो अपनी प्रवृत्तियों के रूप में हैं, लेकिन परस्परता में भी प्रारब्ध है। जैसे बाबा को है ना अपने गुरु का सानिध्य होना है ना, इस तरह का वातावरण निर्माण होना जिसमें कि उनके सवाल खड़े हो जाना कि उनके पूर्वजों ने जो लगभग कई हर एक उनके आगे की पीढ़ी में कोई ना कोई समाधिस्थ हो जाता था, तो उनका ये सवाल बनना कि आफ्टर ऑल उपलब्धि क्या हुई है ना। तो इस तरह के जो परस्परता में भी हमारे में बहुत सारे हम लोगों में भी जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे आज ये प्रश्न बन ही रहा है कि हम लोग बोलते हैं कि भैया खान पान तो मेरी पर्सनल चॉइस है। तो अब दिख रहा है कि भैया तुम्हारी एक व्यक्ति, कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस से यदि पूरा समाज प्रभावित होता है तो सोचना पड़ेगा ये कितना पर्सनल है ना। या ऐसे भी देखेंगे तो समाज ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, हर आदमी अभी गांजा भांग है ना या सिगरेट बनाने की फैक्ट्री तो नहीं डाल सकता। तो बहुत सारी चीजें इतनी पर्सनल नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे की गलतियों को और अच्छाइयों को, जैसे मैंने कहा अच्छा मोबाइल की डिजाइन बन गई है ना, गाड़ी हमने अच्छी आ गई, घर बनाने सीख लिए, तो इन सब, या कपड़े आ गए, खाना आ गया, तो बहुत सारी चीजों का तो हम प्रारब्ध में इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो कुछ व्यक्तिगत प्रारब्ध भी है, कुछ परस्परता में जुड़ा हुआ प्रारब्ध भी है। जीवन परमाणु अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त कैसे है, आशा बंधन से युक्त है, ये तो स्वयं में जांच सकते हैं, बहुत बढ़िया। परंतु अणुबंधन और भार बंधन को कैसे जांच सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए, इसको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सपोज हमारा जीवन कुछ परमाणुओं का झुंड होता है ना। अमरीश भाई पूछ रहे हैं, मान लो कि हमारा जीवन कुछ, और हमारे में जो चैन आस्वादन या आशा करना, विचार करना, तो 80 साल में हो सकता है मेरे में से एक टुकड़ा गिर जाता और पता लगा कि यार अब 20 साल के बाद आशा करना नहीं बन पा रहा, भाई विचार तो कर लेता हूं या इच्छा कर पाता हूं, आशा नहीं होती है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये सारी की सारी क्रियाकलाप एक व्यक्ति में भी, और एक कोई ये कह सकता है कि भैया 80 साल तो छोटा टाइम है, मैं तो 80 साल ही जिया, हो सकता है 500 साल बाद होता हो तो मैं कैसे जानूंगा। बहुत बढ़िया सवाल है ना। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ तो मिलियन ईयर्स है, तो आदमी तो 80-100 साल जीता है, उतना तो जिया नहीं, कैसे पहचाना। तो जब हम उसके असंख्य परमाणुओं को अध्ययन करते हैं तो उसमें एक रेशो से पता चलता है कि इसकी लाइफ मिलियन ईयर्स है।
तो ऐसे ही मैं भले ही 50 साल जी रहा हूं, 30 साल जी रहा हूं, लेकिन 700 करोड़ लोग 30 साल मेरे साथ साथ जी रहे हैं। तो इतना और किसी में भी ऐसा नहीं पाया जा रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा नहीं कर रहा है कि भैया कुछ सालों के बाद विचार करना छूट गया है ना, और अब मैं सिर्फ इच्छा कर पाता हूं या आशा करना छूट गया। इससे पता लगता है एक ही परमाणु है, सारी क्रियाएं लगातार एक जैसी हर व्यक्ति अक्षय बल अक्षय संपन्नता के साथ करता है। तो एक मोटा मैंने आपको तर्क दिया और अपन आगे बात कर सकते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोच ही रहा हूं, है ना। इससे पता चलता है कि एक ही है, अणुबंधन नहीं है उसमें। रुद्र भाई लिख रहे हैं, भैया हम यह निश्चितता से 2-4-5 मिनट में थोड़े ज्यादा ले रहा हूं, ऐसा लग रहा है आज, है ना। और अब तो कल का सेशन फर्स्ट सेशन में ही अपने साधन भाई लेंगे, सेकंड सेशन में फिर लूंगा। तो और ज्यादा पेजेस बचे नहीं है, मैंने थोड़ी तेज गति कर ली, 41 पेज अपन कर चुके हैं, तो 2 ही पेज बचे हैं। तो उनको करके कल के सेकंड हाफ में उनको करके, और बाकी के जो भी फ्री स्टाइल क्वेश्चन आंसर हो, मैं चाहूंगा आप उसको बिल्कुल से रखें, है ना। और मैं अभी के तो ले ही लेता हूं 2-3 और जो बचे हुए हैं, और हम लोग खुल के इस पर चर्चा कर पाए। देखिए, ये बात पहले ही बाबा कह रहे हैं कि हम सबको जानना होगा, जानने के लिए जांचना होगा, तर्क पे अपने लगाना पड़ेगा। हम वैसे भी अपने यहाँ मानने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके सभी प्रश्नों का बहुत स्वागत है। प्रश्न कोई गलत नहीं होते हैं, उत्तर ही गलत हो सकते हैं, और आपके प्रश्नों से मेरे भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान जाता है, मेरी भी गति बढ़ेगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हम सब मिलजुल करके इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो रुद्र सिंह भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं निश्चितता से कैसे कह सकते हैं कि पठन अध्ययन के द्वारा अनुभव तक पहुंच सकते हैं, जब बाबा ने कहा उन्होंने 10 क्रियाओं को जिया, समझा है और यह प्रमाण है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों में से कोई इस बात को घोषणा नहीं कर पा रहा है, और घोषणा करना अपने आप में कोई घोषणा की बात नहीं है। तो होगा, लेकिन एक अनुमान तो लगता है, हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे एक अनुमान लगता है कि हमारी स्थिति में उत्तरोत्तर बेहतर की ओर हम गति कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक निरंतर सुख की स्थिति को पा सकते हैं। यही अनुभव का मतलब है कि हम परस्परता में अपने साथ, अपनों के साथ और प्रकृति के साथ हार्मोनी में जी पाएं, निरंतर सुख शांति पूर्वक जी पाएं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित कर पाएं। यही उसका प्रमाण होगा। इसको अभी जांचना शेष है, हम सब प्रयासरत हैं। तो यह बात मन में आती है कि उन्होंने तो ये कही साधना विधि से तो नहीं मिला होगा, या साधना का कुछ योगदान अध्ययन में रहा ही होगा। कृपया इस पर तो अपन इस पर और चर्चा कर लेंगे कल के सत्र में। भैया कृपया परमाणु में संकोचन प्रसारण के वृद्धि से जीवन परमाणु के रूप में विकास को थोड़ा और समझाएं। इस पर भी मुझे लगता है हम कल बात कर लेंगे। जीवन अणु समूह से पृथक है कैसे, इसकी बात अभी अपन ने थोड़ी सी की, है ना। चैतन्य में अध्यास की रेखाएं को, इसको भी कल बात करेंगे। शून्य कैसे ऊर्जा स्वरूप है, इसकी बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 1-2 ही बचे हैं, इसको ले लेता हूं, है ना। तो शून्य जो है कैसे, है ना, ऊर्जा स्वरूप और क्रिया शून्य है, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये कह रहे हैं, देखिए शून्य में तो कोई ऊर्जा नहीं है, ये तो पक्का है। अब इसको अभी अपने में देखते हैं। तो जब हम और आप अपने में देखते हैं, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम सब ट्रांसपेरेंसी पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना। अब ये ट्रांसपेरेंसी की चाहत कहां से आ रही है। दूसरा, मैं निर्विरोध होकर के जीना चाहता हूं, और जब मैं देखने जाता हूं तो व्यापक में कोई विरोध, कोई तरंग, कोई दबाव, कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, है ना। ये ऑलरेडी अपने आप हर एक के साथ निर्विरोध स्थिति में ही दिखाई देता है। और जब तीसरी चीज को मैं देखता हूं तो व्यापक परम शांत स्थिति है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, ये क्रिया शून्य है। और हम सब एक शांति को पाना चाहते हैं, है ना, और क्रिया के साथ शांति को पाना चाहते हैं, जिसको हम फिर व्यवस्था में पाते हैं, अपने हार्मोनी में पाते हैं। तो जब थोड़ा सा डिटेल में अपने साथ अंतर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, तर्क को लगाएंगे, है ना, विचार को लगाएंगे, तो ये पता चलता है कि इसमें होने मात्र से मानव में ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन ज्ञान ही मेरे लिए बहुत सारे काम को कराने के लिए कारण बनता है। इससे पता लगता है कि जिस तरह से मेरे में इस शून्य व्यापक या जो परम शून्य या ये जो परम शांति और ये ट्रांसपेरेंसी, ये सब मेरे में आगे गति करने के लिए, क्रिया के लिए कारण बनते हैं। ऐसे ही पता लगता है कि ऊर्जा का कारण, है ना, एक क्रिया शून्य ही पदार्थ जगत में। इस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो मुझे लगता है इसको आज यहाँ रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना, आप लोग इतने मनोयोग से सुन रहे हैं। और
कल सुबह का सेशन एक बार मैं फिर रिमाइंड करा दूं, कल सुबह साधन भाई का सेशन रहेगा और मैं चाहता हूं आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ लें, क्वेश्चन आंसर पहले से भेज दें, अटेंड करें।